बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयार किए उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे साथियों, आज जो है सो एडिटोरिया का सेट नंबर 6 को देखेंगे। ठीक है, सेट नंबर आज जो हमें 6 को देखना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, इससे पहले अगर 1 से लेकर 5 तक नहीं पढ़े हैं आप तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से सारे वीडियो पीडीएफ आपको उपलब्ध है, मिल जाएगा। और तो इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, जिससे पार्ट 2 से स्टार्ट किया मेरे साथियों। पार्ट 2 से सामान्य अध्ययन है, जिसका जो सो कुछ मैथ पहले दिया गया है पार्ट 2 में। 8 से 10 मैथ है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद जीके जीएस की ओर चलेंगे। ठीक है मेरे साथियों, तो पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से, जिसमें पहला क्वेश्चन है मैथ से स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है ये, अमित किसी कार्य को 12 दिनों में, सुमित उसी कार्य को 15 दिनों में और सुनील 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि अमित, सुमित और सुनील एक दिन बीच करके काम करें तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। मेरे साथ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 15 दिन हो जाएगा। 15 दिन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि दूध तथा पानी के 55 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:3 है। इनमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 16:7 हो जाए। ठीक है, मेरे साथ इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5 लीटर यानी कि 2.5 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 वर्ष पहले एक सप्ताह की जनसंख्या 5 लाख थी। 2 वर्षों के दौरान क्रमशः 5% और 4% की दर से बढ़ती है, तो शहर की नई जनसंख्या क्या होगी? तो शहर की नई जनसंख्या का निकालने के लिए साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा 5,46,000। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 5,46,000। आगे चलता अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 5% की दर से अंतर 125 है, तो मूलधन क्या होगा? मेरे साथियों, मूलधन क्या होगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50,000 हो जाएगा। ठीक है, आगे चल अगला क्वेश्चन है, एक कार्यालय में 68% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 34% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो तथा 24 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हो तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? मेरे साथ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है टोटल 400 कर्मचारी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एक्स का मान इसको में ज्ञात करना है। ठीक है, 36 का जो है इसको एक्स का मान ज्ञात करना है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, बी 4। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि 2 रेलगाड़ियाँ की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करे। तो पहली रेलगाड़ी की चाल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि संजीत और रंजीत की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 4:8, 4:9 है। उनके व्यय का अनुपात क्रमशः 1:3 है। यदि वे प्रति माह 9,000 रुपये बचाते हैं तो संजीत की मासिक आय क्या है होगी? तो संजीत की मासिक आय जो होगी मेरे साथियों वो हो जाएगा 24,000। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब आते हैं जीके जीएस की ओर। जीके जीएस में है, रेनिन क्या होता है? रेनिन होता है मेरे साथियों, रेनिन अमाशय की कोशिकाओं द्वारा स्रावित केवल शिशुओं में उत्पन्न होने वाला एंजाइम है जो दूध को जमने में मदद करता है। रेनिन किडनी द्वारा भी स्रावित होता है जो एक हार्मोन है, इसलिए रेनिन एक हार्मोन और एक एंजाइम दोनों है। ठीक है, मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन व एंजाइम दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आयोडीन प्राप्त किया जाता है? किसे आयोडीन प्राप्त किया जाता है मेरे साथियों? तो ये हो जाएगा ब्राउन शैवाल। आयोडीन और पोटास का प्रमुख स्रोत है। आयोडीन होने के कारण इनका उपयोग घेघा रोग इलाज में किया जाता है। मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा भूरा शैवाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूछता है सही सुमेलित कौन है साथियों? वर्णधता एक एक्स लिंग वंशागति रोग है, इसे डेल्टोनिज्म भी कहते हैं, जिसमें लाल हरा रंग का पहचान कठिन होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विटामिन ए हो जाएगा। वर्णधता ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विटामिन ए वर्णधता। आगे क्वेश्चन है कि प्रोटीन पाचन का प्रथम स्थान है। ठीक है, तो
जठर ग्रंथि से स्रावित पेप्सिन एंजाइम द्वारा सर्वप्रथम प्रोटीन पेप्टा पेप्टाइज में बदलता है। अग्नाशय एंजाइम ट्रिप्सिन द्वारा पुनः प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स में टूटता है। छोटी आंत में इरेप्सिन एंजाइम भी प्रोटीन का पाचन करता है। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा अमाशय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमाशय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एस्टेरॉयड है? कौन सा हार्मोन एस्टेरॉयड है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। आगे चलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। साथ ही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। आगे क्वेश्चन है, अश्रु गैस में प्रयोग होता है। अश्रु गैस में क्या प्रयोग होता है? तो अश्रु गैस में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने में के लिए होता है। इसके मानव आंख के संपर्क में आने से आंखों में जलन होता है तथा आंसू निकलने लगते हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अमोनिया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु कौन सा है? तो यूरेनियम सबसे भारी धातु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है साथियों? तो न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री जो है क्रिस्टोफर लक्सन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया है? साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा IIT BHU किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ हुआ है साथियों? तो USA के मैरीलैंड शहर में भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देश के बाहर सबसे ऊंची 19 फीट की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया है। इस प्रतिमा को सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने वाले प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार राम सुतार ने बनाई थी। ठीक है, राम सुधार होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा US में। आगे क्वेश्चन है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 26 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोवा के फोताडा में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेल का आधिकारिक शुभारंभ किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। आगे क्वेश्चन है, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है साथियों? तो अनंत मनोहर बदलकर बनाया गया है, अनंत मनोहर बदर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने रबी महाअभियान 2023 की शुरुआत की है? वो क्या है? नीतीश कुमार ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन सुमेलित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग में साथियों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा NW प्रयागराज हल्दिया। ठीक है, प्रयागराज हल्दिया। NW2 ब्रह्मपुत्र से धुबरी, सदिया से धुबरी NH2, सदिया से धुबरी NW3 कोटापुरम कोलंबिक में से एक से अधिक। साथियों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, बाबा पूदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो बाबा पूदन की पहाड़ी जो है मेरे साथियों, यह धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। यह रूपांतरित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। मेरे साथी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। और मेरे साथी और सुन लीजिए, दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। यह ज्वालामुखी बेसाल चट्टानों का बना है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसके पश्चिमी हिस्से में सप्ताद्री की पहाड़ी है। सप्ताद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। कलसुबाई है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। आगे चलता अगला क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। ठीक है, तो लोहित और सुबनसिरी जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बराक नदी मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम राज्यों और बांग्लादेश में बहने वाली 900 किलोमीटर लंबी नदी है। ठीक है, साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा
हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। मेरे साथियों, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत जो हुई थी और दूध क्रांति से संबंधित है। दूध का संबंध ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत 1970 में हुई थी। इसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। ठीक है, 1970 से हुई थी। इसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। ऐसे इसका सही है। आगे है 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो 90 ईस्ट रीज हिंद महासागर में अवस्थित है। इसकी लंबाई 5000 किलोमीटर है, जबकि इसकी औसत चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर है। इसकी खोज 1992 में की गई। यह 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन में अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रीज हिंद महासागर में स्थित है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। तो कैस्पियन सागर से सीमा कौन ने बनाता है मेरे साथियों? तो कैस्पियन सागर सीमा पश्चिमी एशिया में यूरोप के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। कुल 5 देशों की सीमा कैस्पियन सागर से मिलती है। इनमें अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा ईरान शामिल है। मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा इराक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है, अतः निम्नलिखित में से कौन सा लैगून झील नहीं है। ठीक है, पेरियार झील एक कृत्रिम झील है, यह लैगून झील नहीं है। पेरियार नदी पर बने बांध के कारण यह झील अस्तित्व में आई है। अष्टमुंडी झील भारत के केरल राज्य के केरल अनुपम झील क्षेत्र और एक लैगून झील है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरियार झील। पेरियार झील, और ये कहाँ है मेरे साथियों? यह जो है बताइएगा कमेंट बॉक्स में कहाँ है। आगे अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। ठीक है, तो भारतीय शासन अधिनियम 1919 वायसराय चेम्सफोर्ड के समय आया। उसके द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया तथा राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन से संबंधित जेबीपी समिति से कब अपनी सिफारिश सरकार के माध्यम से सरकार के समक्ष पेश किया गया। तो मेरे साथ इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो राज्य पुनर्गठन के लिए जेबीपी समिति जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया समिति का गठन सन 1948 में किया। इसने अपनी रिपोर्ट सन 1949 में सरकार को सौंपी, जिसे भाषाई आधार पर तत्कालीन समय में अव्यवहारिक बताया गया। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949 में ईस्वी में। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी। ठीक है, तो प्रस्तावित प्रणाली थी तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना ब्रिटिश प्रांतों 6 कमिश्नरियों तथा उन देशी रियासतों से मिलकर होनी थी जो स्वेच्छा से उसमें शामिल होना चाहते हो। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय संघ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है मेरे साथी क्वेश्चन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, किसने लिखी तो मेरे साथ में बताइएगा। तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखी गई थी, जो कि 1960 में प्रकाशित हुई थी। मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। साथ बताइएगा कि कांग्रेस के 21वां अधिवेशन 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में इस अधिवेशन में भंग की निंदा की गई। इसी अधिवेशन में स्वराज पर चर्चा के दौरान गोखले की विपक्षी नेता की उपाधि दी गई। साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था, साथ में बताइएगा। ठीक है, ये महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट 19 मार्च 2019 को तथा विरोध किया गया 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया गया तथा
सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई। यह गांधी जी द्वारा पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार या दास्ता का आज्ञापत्र बताते हुए इस अधिनियम को घोर आलोचना की। मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? साथियों, लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में हुआ था। यहाँ जेल के कैदियों ने पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने का विरोध किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर में। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरण्ययी कहा गया है? तो मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद काल सिंधु नदी की उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्य कहा गया था, जबकि इस काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी, जिसे माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया था। का राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? साथियों, भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी था महावीर स्वामी ने, उनके जमाली थे। ठीक है, जमाली सन्यासी हो जाएगा, उनके दमादी थे जमाली। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ यात्री कुल के सरदार थे और माता त्रिशरा लिच्छवी राजा चेटक की महंती। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली हुए। 12 वर्षों की कठिन तपस्या बाद महावीर को जंभिका के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय महावीर जिन आहर्त और निग्रंथ कहलाए थे। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए थे, प्राकृत भाषा में दिया था। का राइट आंसर हो जाएगा जमाली, जो महावीर के दामाद थे। आगे क्वेश्चन मेरे साथियों, पार्ट 3 सामाजिक विज्ञान। मेरे साथियों बताइएगा कि 40 अंक को कुल कितना मार्क्स आया, और चैनल पर पहली बार है तो लाइक कीजिएगा मेरे साथियों, लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करना न भूलिएगा मेरे साथियों। ठीक है, तो आगे चल अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत यात्रा की थी, तो कब किए थे मेरे साथियों? 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि चीनी यात्री था जो 515 ईस्वी में भारत आया था। इसकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त करना था। ठीक है, और 1515 ईस्वी से 1520 ईस्वी तक भारत में रहा। इसके बाद यह चीन वापस लौट गया। इसने ज़्यादातर भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में भ्रमण किया था। किधर क्या था? उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। ठीक है, तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध जो है चेदी वंश से है। ठीक है, किससे है? तो चेदी वंश से है। तो खारवेल भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा में स्थित उदयगिरी पहाड़ी के पास हाथी गुफा अभिलेख से खारवेल से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चेदी वंश, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना समुद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार गुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। वेंगसांग तथा इत्सिंग जैसे यात्री ने नालंदा विद्यालय की यात्रा की थी तथा लंबे समय तक यहाँ रहकर बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था मेरे साथियों? तो उन्होंने भगवान बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में नंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने पहला उपदेश, जिसे बौद्ध धर्म के धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, सारनाथ में दिया था। उनके पिता शाक कुल के राजा थे तथा उनकी माता कुलीय वंश से संबंधित था। साथियों, सबसे पहले उपदेश दिए थे सारनाथ में, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। आगे चलते हैं। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो साथियों, तो इसके मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। यह आगरा
या आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नूरजहां, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। तो मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ जो होता है वह बटाई के अंतर्गत कृषि भूमि पर उत्पादित कुल फसल के अनुमान के आधार पर लगान का निर्धारित किया जाता है। मध्यकाल में बटाई प्रचलन सर्वाधिक था, जिसका अर्थ होता है लगान निर्धारण के तरीके से था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो अबुल कलाम आज़ाद। देवबंद आंदोलन सुन्नी इस्लाम के भीतर एक पुनरुद्धारवादी आंदोलन था। भारत में यह आंदोलन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देवबंद शाखा में से ही संबंधित थे। आज़ादी के बाद अबुल कलाम आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। याद रखिएगा मेरे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद। आगे क्वेश्चन है कि शारदा मणि कौन थी। क्या शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण संघ कि वे श्री माँ के नाम से जानी जाती थी। शारदा मणि का जन्म 1853 बंगाल में हुआ था। शारदा मणि का रामकृष्ण परमहंस के साथ विवाह मात्र 5 वर्ष की आयु में हुआ था। वर्ष 1920 उनकी मृत्यु हुई थी। बेलूर मठ में उनकी समाधि एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था। मेरे साथियों याद कीजिए, विवाह मात्र 5 वर्ष की आयु में हुआ था। ठीक है, मेरे साथी इसके कौन थे? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल का कब शामिल करने का निर्णय की गई थी? साथी बताइएगा क्या कि अंग्रेजों द्वारा चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल को दिसंबर 1856 में भारतीय सेना में शामिल करने का निर्णय लिया गया था। यह कारतूस 1857 क्रांति के तत्कालीन कारण बना था। साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1856। क्या ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक है, कि जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। यह संगठन केवल व्यापारियों की ही नहीं बल्कि किसानों की भी हितैषी संगठन था। इस संगठन का मानना था कि कृषि और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? साथियों, तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है वह शिशिर कुमार घोष ने किए थे। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला भाषा का एक प्रमुख समाचार पत्र है। इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 में किया। वर्नाकुलम एक्ट प्रेस के पारित होने के बाद यह पत्रिका अंग्रेजी में भी प्रकाशित होने लगी थी। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशिर कुमार घोष। आगे क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा था, योजनाबंद किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान के अनुसार कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध था। अहमद खान ने 1888 में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस की नीतियों को लोगों से दूर कर रखना एवं निष्फल बनाना था। साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है कि इनमें से बिहार के किस नेता ने हेमोन कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? मेरे साथ इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1935 में बाबू जगजीवन राम रांची में हेमोन कमीशन के सामने उपस्थित हुए और पहली बार दलितों के लिए मतदान के अधिकार की मांग की थी। साथ इसका राइट हो जाएगा बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन मेरे साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? साथी बताइएगा कि जगपति कुमार बिहार नेशनल कॉलेज बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे। इनका जन्म 1953 में औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड के खराठी ग्राम में हुआ था। इस साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जगपति कुमार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इंग्लैंड में
इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था मेरे साथियों, बताइएगा। कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को घोषित किया गया, जिसमें भारत विभाजन का वर्णन किया गया था। इसे सर्वप्रथम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसमें 16 जुलाई को संसद द्वारा पारित किया गया एवं 18 जुलाई 1947 को इस पर शाही सहमति या अनुमोदन प्राप्त हुआ, जिससे परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ठीक है, साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 16 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि सेंट हेलेना द्वीप पर नेपोलियन को निर्वासित कब किया गया था। साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह 1821 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि बोस्टन चाय पार्टी उनमें से किस देश की स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बना। ठीक है, तो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी की बोस्टन चाय पार्टी स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालीन कारण था, जबकि 3 दिसंबर 1883 ईस्वी में पेरिस की संधि तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हुई थी। तो 1789 ईस्वी में अमेरिका का नवनिर्मित संविधान लागू हुआ, जिसमें अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई तथा संघ पद्धति स्वीकार की गई। संविधान के अनुसार 5 मार्च 1789 में नई सरकार गठन किया, जिसमें प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमेरिका। आगे क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे मेरे साथियों। कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। आगे क्वेश्चन है कि 1861 ईस्वी में पर्सा के राजा ने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया था। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861 में पर्सा के राजा विल्हेम ने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री बनने के उपरांत बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास तेज कर दिया गया था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। आगे क्वेश्चन है, ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस संधि के उपरांत राज्य संघ का जन्म माना जाता है। किस संधि के उपरांत माना जाता है, तो ये हो जाएगा वर्साई की संधि। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद राष्ट्र संघ का गठन किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान के लिए एक मंच प्रदान किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्साई की संधि। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बास्पोरस जल डमरू मध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बास्पोरस जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। यह भूमध्य सागर में स्थित है। यह विश्व की प्रमुख जल संधि यूरोप को एशिया से अलग करती है। मरमरा सागर तुर्की का एक अंतर्देशीय समुद्र है। मरमरा सागर लगभग 280 किलोमीटर लंबा है। राइट आंसर जो हो जाएगा बास्पोरस जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है। साथ ही बताइएगा मेरे साथ। इसका 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहा जाता है। तो वो कहा जाता है दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को भ्रंश घाटी कहा जाता है। क्या कहता है, भ्रंश घाटी कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, और भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है। तो भ्रंश घाटियाँ लंबी संक्रिय गहरी होती है। इसे जर्मन भाषा में ग्राबेन कहा जाता है। और नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन है, सील क्या है। तो कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृतिका की मात्रा कम होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों के आर्द्रताग्राही कण कहते हैं क्योंकि वायुमंडल पाए जाने वाले धूल कणों की आर्द्रताग्राही
कहते हैं क्योंकि धूल पृथ्वी के वायुमंडल में एरोहेल का सबसे बड़ा घटक होता है। इसकी पृथ्वी की जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वायु में नमी की मात्रा वायु में नमी का एक माप है। वायु में जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल के आयतन के अनुसार 0 से 4% तक होती है। वायुमंडल लगभग 2% औसतन होते हैं। मेरे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे क्वेश्चन है कि पश्चिमी यूरोपीय देशों में मुख्यतः चलती है, क्या चलती है मेरे साथियों? तो पछुआ हवा चलते हैं। ठीक है, पश्चिमी यूरोप देश में मुख्यतः पछुआ हवा चलती है। इस जलवायु प्रदेश की प्रमुख विशेषता समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली पछुआ पवनों का प्रवाह है। मेरे साथ इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कैस्पियन सागर का झील अवस्थित है। साथियों, कुछ यूरोप और कुछ एशिया में, ठीक है, कुछ यूरोप और कुछ एशिया में होता है। तो कैस्पियन सागर या झील कुछ यूरोप और कुछ एशिया में अवस्थित है। कैस्पियन सागर एशिया की एक झील है। इसकी बृहत आकार का कारण इसे सागर कहा जाता है। मेरे साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे बड़े क्या है? सबसे बड़ी लंबी नदी है। मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह नदी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहती है। इसकी लंबाई जो है 6650 किलोमीटर यानी 4132 मील है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सबसे लंबी नदी है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि जॉन स्टेटा थ्योरी का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा टेलर द्वारा। ठीक है, जॉन जीन स्टेटा थ्योरी का प्रतिपादन टेलर ने किया था। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो खेतरी कहाँ मेरे साथियों? खेतरी तंबाक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नवेली लिग्नाइट के लिए संबंधित है। मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके अनुसार आप मिला लीजिएगा। ठीक है, खेतरी जो हो जाएगा तंबाक के लिए और नवेली हो जाएगा लिग्नाइट के लिए और जादूगोरा हो जाएगा यूरेनियम के लिए। ठीक है, और कुंदेमुख हो जाएगा लोहा के लिए। कुंद्रेमुख हो जाएगा लोहा के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि बृहस्पति ग्रह से टकराने वाला उल्का पिंड था। क्या? तो उल्का पिंड कौन था? तो बृहस्पति ग्रह से टकराने वाला उल्का पिंड सुमेकर लेवी 9 था। ठीक है, तो बृहस्पति ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से गैस पिंड है। राइट आंसर हो जाएगा सुमेकर लेवी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब से हुई थी साथियों? तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी। भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व है। याद रखिएगा, कुल 53 रिजर्व टाइगर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, कल्पक्कम परमाणु केंद्र भारत का सबसे पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु केंद्र स्थित है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह मद्रास नाविकीय ऊर्जा संयंत्र के नाम से जाना जाता है। कल्पक्कम कांचीपुरम जिले में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। आगे क्वेश्चन है कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? ठीक है, तो एल तरंग है। ठीक है, भूकंप सर्वाधिक विनाशकारी एल तरंगे हैं। भूकंप के 3 प्रकार की तरंगे होते हैं, पी तरंगे, प्राथमिक तरंगे, एस तरंगे, द्वितीयक तरंगे हैं, एल तरंगे, सतही तरंगे हैं। ठीक है, का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे विनाशकारी तरंग जो है एल तरंग है। आगे है कि स्वेज नहर को कब खोला गया था? मेरे साथियों बताइएगा। स्वेज नहर को जो है 1869 में खोला गया था। इसकी राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था। इस नहर के कारण भारत की यूरोप से दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। यह भूमध्य एवं लाल सागर को जोड़ती है। वर्तमान में मिस्र देश के नियंत्रण में है। ठीक है, मिस्र देश के नियंत्रण ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1869। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है, आगे जो क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष खोला गया था? किस वर्ष खोला गया था? साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, वह 1966 में खोला गया था। सर्वप्रथम कारखाना न्यूनतम समर्थन मूल्य को वर्ष 1966 में शुरू किया गया। इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया। इसके लिए
कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी? का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक एशिया और दक्षिण यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं? साथियों, तो स्वेज नहर एशिया और यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाती है। यह नहर अफ्रीका और एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ती है। इसे 17 नवंबर 1869 को खोला गया था। ठीक है, 17 नवंबर 1869 को खोला गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? ठीक है, तो भूमध्य रेखा सबसे निकट कौन सा है? तो सिंगापुर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित यंत्र को क्या कहते हैं? साथियों, पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, वातावरण जैविक और अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकास तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र। आगे है, मीठी क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? तो मीठी क्रांति का संबंध मेरे साथियों यह मधुमक्खी पालन से है। ठीक है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली के अंतर्गत मीठी क्रांति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 3 वर्ष 1920-21 से 2022-23 तक के लिए 500 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी पालन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय यातायात को श्रेष्ठ बनाने के लिए निम्न में से किस योजना पर बल दिया गया है? ठीक है, तो पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत वर्तमान वित्त वर्ष में देश में परिवहन व्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से किया है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर अन्य परिवहन के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएम गति शक्ति योजना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र का, तो एक्सिस बैंक एक प्राइवेट बैंक है। इसकी स्थापना 2007 ईस्वी में यूटीआई के विभाजन के बाद किया गया था। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वे बैंक होते हैं जिनमें भारत सरकार की न्यूनतम पूंजी 51% होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंतर्गत भारत का वर्तमान स्थान क्या है? साथियों, भारत का वर्तमान स्थान जो है वो हो जाएगा 107। वर्तमान सर्वेक्षण अनुसार 2022 में विश्व के 121 देशों की सूची में भारत का स्थान 107वां स्थान है। यह सूचकांक के अंतर्गत दुनिया में पर्याप्त खाद्य पदार्थ की अनुपलब्धता के कारण कुपोषण की फोकस किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 107 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि देश में वेतन तथा महंगाई भत्ता का निर्धारण किस आधार पर होती है? किस आधार पर होती है? तो यह जो है भारत में महंगाई भत्ता तथा वेतन का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। इसे खुदरा मूल्य सूचकांक भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आगे क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्री को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत में महिला जनसंख्या का 2011 के 10 के जनगणना के अनुसार कुल भागीदारी क्या है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 48.46। ठीक है, 10 के जनगणना के अनुसार 2011 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं का कुल हिस्सेदारी 48.46%, जबकि पुरुष का कुल भाग 51.54 है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या? इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि सभी बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित भाग आरबीआई के पास सिक्योरिटी के रूप में जमा रखना होता है। यह क्या कहलाता है साथियों? यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाएगा नगद आरक्षी अनुपात CRR। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि वानिकी निम्न में से किसका भाग है? वानिकी जो है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा कई प्रकार के टैक्सों का एक साथ मिलाकर 2017 ईस्वी में जीएसटी के लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017। आगे है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी जो है एक जैसे अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, और जीएसटी संग्रहण उपभोक्ता के वस्तु एवं सेवा के खरीद पर दुकानदार द्वारा किया जाता है। दुकानदार से यह राशि सरकार द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो यह अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है,
आगे क्वेश्चन कहता है कि जिस उद्योग में कुल निवेश की सीमा अधिकतम 5 करोड़ रुपये रखी गई हो वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? सूक्ष्म उद्योग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि नालको का संबंध है, नालको का संबंध मेरे साथियों वह एल्युमिनियम उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है मेरे साथियों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है के कारण परेशानी होता है। आगे क्वेश्चन है कि आगे जो क्वेश्चन कहता है कि भारत वर्तमान आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक निर्यात किस देश के साथ को करता है, किस निर्यात देश के साथ करता है? मेरे साथ इसका ये हो जाएगा अमेरिका के साथ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, अमेरिका के साथ। आगे क्वेश्चन है कि भारत कच्चे तेल के बाद सर्वाधिक निर्यात किस वस्तु का करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर एवं संबद्ध उत्पाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्याज के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का आता है मेरे साथियों? तो प्याज विश्व में प्याज के उत्पादन में शीर्ष स्थान क्रम से चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद अमेरिका तथा पाकिस्तान का आता है। प्रथम स्थान आता है भारत का, प्रथम स्थान आता है चीन का, दूसरा स्थान भारत का आता है, तीसरा स्थान आता है अमेरिका का, ठीक है। यूएस अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत में चावल के उत्पादन में दूसरा स्थान किस राज्य का आता है, ठीक है। किस राज्य पूछ रहा है? तो भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। उसके बाद दूसरा स्थान जो है उत्तर प्रदेश में आता है। तो पश्चिम बंगाल 1 नंबर में हो जाएगा और उत्तर प्रदेश 2 नंबर में हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है कि भारत में 2022-23 में चावल का कितना उत्पादन हुआ था, ठीक है। राइट आंसर 130 मिलियन टन, 130 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत का आम बजट निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत हुआ था? साथियों बताइएगा, यह अनुच्छेद 112 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? साथियों किसने तैयार किया था? तो भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल हेराल्ड डोमर द्वारा तैयार किया गया था। पीसी महालनोबिस ने दूसरा, सुखमय चक्रवर्ती ने तीसरा तथा अशोक रुद्र ने चौथे पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हेराल्ड डोमर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार किस अनुपात में था मेरे साथियों? तो 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य, ठीक है। 10 की जनसंख्या 1 सदस्य। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत वर्णित अनिवार्य प्रावधान है, ठीक है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत वर्णित अनिवार्य प्रावधान निम्नलिखित है। ग्राम सभाओं का गठन, ठीक है। ग्राम सभाओं का गठन, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत राज संरचना का निर्माण, लगभग सभी पद सभी स्तरों पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष होने चाहिए। जिला प्रखंड स्तर पर अध्यक्ष पद और प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे साथियों, का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से 1 से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। उक्त कथन किनका है? उक्त कथन जो मेरे साथियों डैन हैमरशोल्ड का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ निवेश किस संस्था से जुड़ा हुआ है? तो किस संस्था जुड़ा हुआ है? तो विश्व व्यापार संगठन WTO अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। इसके संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। मेरे साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन की स्थापना हुई थी साथियों, कब हुई थी? ये हुई थी 1972 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है मेरे साथियों, बस थोड़ा क्वेश्चन इसको सॉल्व कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ब्रिटिश राज के तहत शामिल नहीं था? ब्रिटिश राज के तहत शामिल नहीं था। राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है।
आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था? मेरे साथ ही राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। ठीक है, माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 में प्रस्तुत किया गया, जिससे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली थी। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माउंटबेटन योजना। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? मेरे साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर जो है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान। संविधान जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मेरे साथी बताइएगा। यह भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान लिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो अनुच्छेद 21 घ में 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। मेरे साथियों, ये कथन असत्य है। ठीक है, ये कथन असत्य है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया है। ठीक है, इनमें 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने संबंधी प्रावधान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है, तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन है कि यदि अपवादों को छोड़ दिया जाए तो भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश संसद का सत्र आरंभ होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? यह 6 माह तक प्रभावी रह सकता है। ऑप्शन नंबर जो है ये 6 सप्ताह तक रह सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह तक। ठीक है, आगे चलते हैं। अतः अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है। ठीक है, मेरे साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा संवैधानिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन मेरे साथियों, बस 6 क्वेश्चन और रह गया है। ठीक है, 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आगे चलते अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? तो भारतीय नियंत्रक ने महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मेरे साथ ही इसका राष्ट्रपति ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है कि वोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? साथ ही बताइएगा कि राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ। ठीक है, बोहरा समिति का गठन जो राजनीति और अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच करने के लिए वर्ष 1993 में बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 3 माह। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 माह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के उनके कार्यकाल के बीच कौन हटा सकता है? साथियों, कार्यकाल बीच कौन हटा सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु उन्हें कार्यालय के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निहत्ताओं के होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटा सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति ऑप्शन नहीं है मेरे साथियों, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। कौन हटा सकते हैं? तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। आगे क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला है? किस अधिनियम के द्वारा मेरे साथियों? तो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है मत देने का अधिकार है। मोंटेस्क्यू चयन सुधार भारत शासन 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन मेरे साथियों बताइएगा कि कुल 120 अंक में कुल कितना मार्क्स आया? और चैनल पर पहली बार है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों की शेयर कर दीजिएगा। और आपको वीडियो और PDF चले जाइए आप टेलीग्राम में और वहाँ पर लिखिए स्कूल एजुकेशन सेंटर, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से जो है आपको
सिंबल और चैनल दोनों मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहाँ से वीडियो और PDF दोनों उपलब्ध हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है साथी बताइएगा। तो अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत राज का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। राइट आंसर जो हो जाएगा कम से कम कितना वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 21 वर्ष। साथ में तो फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।